नमस्ते। जिस ध्येय को लेकर सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की स्थापना की गई विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में 2023 में, उस ध्येय के ग्रंथ में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए आज हम पहुँचे हैं गुरुग्राम। और आज हमारी मुलाकात हो रही है श्री मदन लाल मलिक जी से, जो फ़िलहाल गुरुग्राम में रहते हैं। इनका जन्म 13 मार्च 1936 में हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आपके साथ बातचीत शुरू करते हैं सर। सर ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म पाकिस्तान में जो वेस्ट पंजाब है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है मियांवाली जी। लास्ट का डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। अनडिवाइडेड पंजाब, जिसमें ये पंजाब भी था जो अब हरियाणा बन गया, और वो पंजाब गुड़गांव इधर लास्ट एंड और उधर मियांवाली। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट लास्ट का था पंजाब का, तो उसमें मियांवाली हेडक्वार्टर जो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई। तो आप वहाँ भी मियांवाली में रहते थे और यहाँ गुड़गांव में भी मियांवाली में रहते हैं? मियांवाली कॉलोनी में। हाँ। इन दोनों के बीच में कुछ संदर्भ है, कोई जुड़ाव है? ये जो कॉलोनी बनाई थी हमने हमारे कोऑपरेटिव बेसिस पर बनाई थी जी। वो 25 एकड़ ज़मीन लेकर हमारे प्रधान थे चौधरी घनश्यामदास जी, और उन्होंने को आइडिया आया भाई क्यों ना यहाँ जगह कमी थी, हम लोगों को जगह मिलती भी नहीं थी, पाकिस्तान से आए थे, यहाँ के पहले लोग सेटल थे, तो 25 एकड़ ज़मीन लेकर उसको खुद डेवलप किया, प्लानिंग की, डेवलप किया सब कुछ अपना, और वो उसमें प्लाट काटे 200, 300 और 500 3 कैटेगरी। तो मियांवाली वालों को ही मेंबर बनाया, जो अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से आए हुए थे उन्हीं को मेंबर बनाया, और उन्हीं को फिर बाद में अलॉट किया। सर तो कहीं ना कहीं मियांवाली गुड़गांव में रहते रहते जी। आपको हमेशा मियांवाली उस बचपन की याद तो ज़रूर खूब- आती होगी। खूब याद है, खूब बिल्कुल याद है, पूरा एक एक छोटी छोटी बारीकियों में याद है। जी। था तो मैं छोटा बच्चा था, 3 जमात को पढ़ के आया था, 3 क्लास पढ़ के आया था, लेकिन सारी तकरीर काफ़ी बातें याद है। और आपके वहाँ पिताजी परिवार किस व्यवसाय में थे? मियांवाली में दुकान की थी, और बेसिकली ज़्यादा कपास का काम करते थे। इधर अबोर वगैरह से ना, ये बेल्ट जो कपास की बेल्ट थी, यहाँ से ट्रक के ट्रक जाते थे, 5-5 मन का एक पत्तियों में कैसा वो बंडल होता था, जिसमें 2 बोरे बनते थे बहुत बड़े बड़े, वो खोलकर और वो फिर बेचते थे। और दुकान में कुछ और काम भी छोटा मोटा उसी से जुड़ा हुआ, लेकिन बेसिकली हमारा जो पीछे से लगा हुआ है वो खेती से था। अच्छा। एक गांव से बिलोंग करते थे हम। मेरी जी। पैदाइश मियांवाली में हुई, लेकिन हमारा एक गांव था ठट्ठी, ठीक। छोटा सा गांव था, अच्छा। और तो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट था सर? मियांवाली डिस्ट्रिक्ट जी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये पहले बन्नू की तहसील थी, बन्नू डिस्ट्रिक्ट बन्नू था, की तहसील। बन्नू डिस्ट्रिक्ट था। 1899 या 1900 में ये डिस्ट्रिक्ट बना था। अच्छा। मियांवाली जी। पहले तहसील थी। तो उस समय का सर आपको क्या याद है? आपका स्कूल, आपका आस मुझे पड़ोस, स्कूल याद है, आपका मित्र बंधु? बच्चा था, स्कूल खूब याद है। अगर मैं स्कूल घर से चलूँ स्कूल सीधा पहुंच जाऊंगा, अब भी मेरे रास्ते का पता है। अच्छा। और रेलवे स्टेशन से उतर के भी मैं घर पहुंच जाऊंगा, दुकान पे भी चला जाऊंगा, मुझे खूब रास्ते का पता है, आज तक भी याद है। वो स्कूल का नाम था राम मोहन राय, एक फिर वो थे सामाजिक सुधार, राजा राम बंगाल मोहन के रॉय। थे, राजा राम मोहन रॉय, राम जिन्होंने उनके ब्रह्मो समाज की मूवमेंट शुरू की थी। उनके नाम से स्कूल था जी। जी जी। प्राइमरी स्कूल भी उन्हीं के नाम से था, हाई स्कूल भी उन्हीं के नाम से था। अच्छा। हाई स्कूल में मेरे बड़े भाई पढ़े, मुझे याद है, और मैं प्राइमरी तक पढ़ा, 3 क्लासेस पढ़ा, प्राइमरी में आता था। वो शहर के अंदर था, हाई स्कूल थोड़ा सा शहर से कुछ मतलब एक रेलवे लाइन आती थी उसके पार था। और आपका परिवार सर, आपके भाई बहन? और भाई हम 4 थे, 5 थे बल्कि पाकिस्तान में। सबसे बड़े भाई मेरे, उनकी डेथ हो गई थी पाकिस्तान में। अच्छा। और
बुखार हुआ था, ये टाइफाइड, तब इलाज नहीं था बिल्कुल। मैरिज को 1 साल हुआ था, डेथ हो गई। इलाज उसको म्यादी बुखार कहते थे। 21 दिन में ठीक हो जाएगा, 31 दिन में ठीक हो जाएगा, बस सिर्फ साफ सफाई रखो। अब तो इलाज है इसका बहुत बड़ा, बहुत 3 दिन में काबू में आ जाता है टाइफाइड। तो यहाँ हम 4 भाई आए अच्छा, पाकिस्तान से, यहाँ 4 भाई। आपकी कोई बहन भी है? 2 बहन थी, दोनों सब बहन। इधर आ गए? हाँ, दोनों बहनें। देखो पहले परिवार बहुत बड़े होते थे, लेडीज़ के 10-10 बच्चे होते थे और उनमें 6 बच्चे थे, 4 की डेथ हो जाती थी बचपन में, पैदाइश में ही, साल के अंदर अंदर ही। मोर्टेलिटी बहुत होती, चाइल्ड मोर्टेलिटी पहले बहुत थी। और ये 2 बच्चे और 3 बच्चे वाला ये भी नहीं था। तो हम 6 बिल्कुल यहाँ आए, 2 बहन 4 भाई। सर, तो लगभग आप 11 साल के रहे 11 होंगे साल। जब विभाजन हुआ। हाँ जी। सर, उस तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को और 11 साल के बच्चे को क्या याद है विभाजन का? कब ऐसे लगा कि विभाजन होने वाला है, या ऐसे शोरगुल या कुछ राजनीतिक एहसास? 1946 में ही, 47 में हुआ बंटवारा। तो जी सर। 1946 में ही मुझे खूब अच्छी तरह याद है, हमारी उम्र के ही बच्चे, और पहले सब मिलजुल कर रहते थे। भाईचारा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हिंदू मुसलमान का भाईचारा बहुत अच्छा था। मुझे याद है, हमारे कोई तकलीफ होती थी, हमारे गांव से 50-50 मुसलमान आ जाते थे। बेसिकली ज़्यादा मोमडन थे। ज़मीनें हम हिंदुओं के पास थी, लेकिन उसके जो कल्टिवेटर थे ना, वो मोस्टली मोमडन थे। तो वो खेतों पर मजदूरी करते थे? मजदूरी हिस्सेदारी पे करते हैं। अच्छा, कुछ हिस्सा हमें दे दिया, जी या फिक्स हो जाता था, फिक्स रेंट हो जाता था, जी। और वो काश करते थे। लेकिन इतना भाईचारा था कि थोड़ी सी भी अगर हमसे कोई परेशानी बने तो पूरे आ जाते थे। एक बार मेरे पिताजी का एक नवाब काला बाग थे, उनसे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बहुत बड़े आदमी थे, 12 गाँव के नवाब थे वो, अमीर महमूद खान। अच्छा। बाद में वो जनरल अयूब के समधी भी बने, उनका बेटा और जनरल अयूब की बेटी। जनरल अयूब खान, हाँ जी, पाकिस्तान फील्ड से। मार्शल। जी उनको गवर्नर बनाया था फिर लाहौर का। जी बिल्कुल। तो बहुत फुलैत पास थे, उनसे बेकार होगा तो किसी को उन्होंने कहा कि मैं मारवा दूंगा। बहुत सख्त हुए थे वो। तो हमारे गांव वाले सारे आए बंदूक लेकर। तो पिताजी ने कहा तुम मुझे कैसे बचा सकते हो, अगर मारेगा तो मारेगा। चले गए बेचारे। उन्होंने फिर उनकी स्पेशल गाड़ी में जाते थे वो लाहौर, 4 डब्बे होते थे, एक पर सोने का, एक खाने पीने का, एक मेहमान खाना है। अच्छा। गाड़ी को रोका, हमारे गांव से गाड़ी गुजरती थी ठट्टी से। तो उनको कितना खूब है सर से आपको सब कुछ इतना मुझे याद है, तरतीब से याद है। क्योंकि बाद में भी वो इंसिडेंट बहुत लंबा चला। तो गाँव वालों ने रोका, तो नवाब साहब ने कहा ऊपर आ जाओ, आज तो हमने नीचे बात करनी है आपसे। अच्छा। ये रिकॉर्ड ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें खलास काफ़ी है। खैर वो उन्होंने रोक कर उनको कहा भाई आपने निहालचंद को मारने का इरादा कर रखा है, तो हम आपको इसका फिर काफ़ी तकलीफ देंगे। पड़ोस के गांव थे। फिर वो नहीं, उस बात से हट गए। मतलब इतना लोगों में था कि हिंदू मुसलमान का ज़्यादा वो नहीं था। बल्कि हमारे घरों में कुछ मोमडन आते थे काम करने के लिए। जी। तो मुझे याद है, जैसे मेरी माता जी हैं, हमारे हिंदुओं को अगर औरतों को कपड़े को भी टच कर जाए मुसलमान वहाँ तो नहाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दूर से ही कहते थे चाची थोड़ा सा आप बचाव कर लो, हमने ये दीवार तोड़नी है, तो आपको कहीं किसी कपड़े को लगना है। मतलब बहुत ही इज्जत करते थे, बहुत ही इज्जत करते थे। और जब ये जंग लड़ाई हम इंडिपेंडेंस के लिए हो रही थी, तो सारे एक होकर लड़े थे, एक होकर बिल्कुल अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन 1946 में आंखें बदल गई थी। तो 1946 में सर एक राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। हाँ, रात और को मित्र बंधु सब बदलने लग गए। हाँ, आँख मतलब उनमें से वो बात नहीं रही थी, कम हो गई थी। अच्छा। हमारे पिताजी ने गांव से आए थे, वो सारी ज़मीन अपने भाई को दे आए थे बड़े को। तो यहाँ आकर 1000 कनाल का टुकड़ा लिया था। हम वहाँ नॉन एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे। छोटूराम के बिल थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम नॉन एग्रीकल्चर डिक्लेयर हो गए थे। तो पिताजी ने एक मुसलमान के नाम से ली वो।
अच्छा। 1000 कनाल जिसका 125 हाँ, एकड़ हाँ, बनता है। बिल्कुल। उसके 2 बेटे वो पढ़ाए, दोनों इंस्पेक्टर बने, एक सिविल सप्लाई में, एक पुलिस में। हम्म, तो पहले तो हमारे घर में पैदावार आती थी खूब। हमारा 2 कनाल में मकान था, इतना ऊंचा था कि वो 8 बोरियों से लदा ऊँट आता था। एक वहाँ ऊँट से कैरियर के लिए अच्छा। बैलगाड़ी नहीं थी। बैलगाड़ी आप सिर्फ ऊँट से एक जाते थे? एक जेल में थी, जो वहाँ की जेल की सब्जी यहाँ लेकर बाजार में मंडी में जाती। सारा काम ऊँटों से होता था, रेट ऊँटों से चलते थे, वो जो पानी वाले सारा काम। और जुताई भी ऊँटों से होती थी या बैलों से होती, लेकिन बैलगाड़ी नहीं थी। तो ऊँटों पे अनाज आता था। मुझे याद है 8 बोरी लगता था। यहाँ का कोई ऊँट 8 बोरी नहीं लाता। यहाँ हमारे मेवात में, जहाँ से मैं बेसिकली 3 बोरी लाते हैं, वहाँ 8 बोरी 20 मन। तो वो रात को मतलब 1946 में मुझे याद है 20-20, 25-25 मोहम्मदन बच्चों का टोल लाठियों पर बांधकर, तेल डालकर और मिसालें जलाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन्ना फाइंदाबाद, ऐसे ऐसे नारे जब तो लगाते सर माहौल एकदम बदल गया बदलने लगे। रातों रात ही। नहीं, रात तो नहीं बता था, हौल बदला। तब ये जिन्ना वगैरह थोड़ा सा ना प्रोटेस्ट करने लगे थे, हम तो अलग देश लेंगे या हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ। जी। आज़ादी मिलने के तो आसार बन गए थे, हम आज़ाद होने जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उनके ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, उनकी मर्जी के पे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ। क्योंकि तब तक माउंटबेटन अपना प्लान लेकर तो आ ही चुके थे। हाँ, अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाते तो शायद इकट्ठा रहता, लेकिन इकट्ठे में कोई खास फायदा नहीं था मेरे अंदाज से। सर तो आपको, आपके परिवार को, पिताजी को कब ऐसा लगा कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए? वहाँ एक 11 मार्च 1947 को बहुत बड़ा एक मजमा बनकर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, पहले से ही डिक्लेयर्ड, और जी। 15-20 हज़ार हथियारबंद बंदूकें बच्चे लेकर मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में एक रोड थी, उसको कचहरी रोड कहते हैं, बहुत खुली थी, 300-400 फुट चौड़ी थी, उस पर इकट्ठे हुए और उसमें उन्होंने खूब नारे लगाए, गलियों में से बंदूकें चलाई, ये चलाई, को एक आध को कुछ मार भी दिया था। तो उस दिन लगा था कि अब हालात शायद वापस ना तो आए। माहौल दहशत का बनता जा रहा मुझे था। याद है कि 11 मार्च का दिन था 1947, उस दिन मेरा रिजल्ट निकला था। मैं सुबह सवेरे, अच्छा हमें पता चल गया था 9 या 10 तारीख को ही, तो हम अपने पड़ोसी 40-50 घरों को लेकर नहीं, एक मलिक दोस्त मोहम्मद थे मजिस्ट्रेट, मेरे पिताजी बहुत गहरे दोस्त थे। जी। तो उनका 2 बीवियाँ थी, उनके घर में चले गए एक रात पहले। एक तो बिल्कुल पड़ोस में वो ढाड़ कहते हैं, जो बहुत बड़ी अनऑर्गेनाइज मजमा हो ना, उसको ढाड़ कहते हैं। ढाड़ चढ़ के आई थी, बंदूक फायर कर रहे थे। अच्छा, हमारी जो पड़ोसी थे औरतें, उनको ये समझिए तब लेटन छतों पे होती थी खुली, ये नहीं थे, बिल्कुल सिविल लाइनें तो नहीं थी। तो ऊपर औरतें चढ़ी। अब औरतों को पहनावा हिंदुओं का और मुसलमानों का अलग होता है, हाँ जी। रंगदार कपड़े, ये उन्होंने देख लिया। पहले तो मजिस्ट्रेट होने के नाते नहीं आए, 2 बजे हमारे दरवाजे पर उस पर आ गए कि तो हमारा गिरा रहे हैं, इनको निकालो, मारेंगे। उनका 2 बीवियाँ तो उनका, अच्छा वो मुजफ्फरगढ़ में लगे हुए थे, मुजफ्फरगढ़ भी एक जिला है पाकिस्तान में, तो खुद नहीं थे मलिक साहब, वो भी मलिक थे, मुसलमानों में मलिक। बिल्कुल। तो बीवियाँ खड़ी हो गई दोनों कि नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, हमने ऊपर देखी हैं, औरतें देखी हैं ऊपर, भाई हम हिंदुओं को पहचानते हैं। तो खैर उन्होंने कहा मारो, तो अगर तुमने मारना तो पहले हमें मारो। चले गए। मतलब वो बहुत भारी जज्बे से आए थे। उस वक्त ऐसे नजर आता था हर एक के आँख में बिल्कुल जहर है। सर ये बात तब की है जब अभी आज़ादी को 5 महीने रहते थे। अब मैं तो सुबह सवेरे ही निकल गया स्कूल। वहाँ स्कूल में जब रिजल्ट होता था फूल ले जाते थे, मास्टर को फूल देते थे। अच्छा। तो सुबह इन्होंने संभाला कि मदन कहाँ है। फिर मेरी बहन बड़ी ने कहा कि उसका तो आज नतीजा था, शायद स्कूल न चला गया। मेरे पिताजी नालियों के साथ में होकर ना गलियों में, रास्तों पर तो गोली चल रही थी। फिर मेरे को स्कूल से लेकर गए वापसी पे। मुझे याद है हम गंदी नालियों में से दीवार की चिपक के बिल्कुल वापस आए।
शाम तक मतलब बहुत माहौल ख़राब था। मेरी बड़ी बहन मैरिजेबल थी। मेरे पिताजी ने कहा ऐसे करो, अब तुम 5-4 घर के थोड़ा उधर चले जाओ। जी। हम इधर आ गए जी अप्रैल में। अच्छा, आप अप्रैल में ही आ गए हाँ, थे? हम 2-3 भाई और 2 भाई वहाँ रह गए, पिताजी वहाँ रह गए, मदर वहाँ रह गई और हम यहाँ आ गए। भाई टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े लेकर वे वापस आ जाएंगे। तब तक इतना नहीं था, लेकिन हालात बिगड़ गए थे। सर तब कैसे आए थे आप, कैसे पहुँचे थे? ट्रेन से आए थे। ट्रेन से आए थे? अमृतसर तक ट्रेन से आए थे जी। जी। आगे फिर जलंधर बस से, फिर होशियारपुर बस से, फिर ऊना गए थे जी। ऊना अच्छा, जो ऊना, क्या अब हाँ। हिमाचल का जी, डिस्ट्रिक्ट वो सब जी, होशियारपुर की तहसील थी। जी। तो वो भी इसलिए गए थे कि यहाँ भी हालात गड़बड़ थे। यहाँ अगर ज़्यादा मुसलमानों को हिंदू मिल जाते मार देते थे और हिंदुओं को यहाँ मार देते थे। हालात तो ऐसे थे। बिल्कुल। तो वहाँ गद्दी है जी बेटियों की। गुरु नानक देव जी छोटे बेटे थे जी, ना, बिल्कुल। लक्ष्मी चंद जी, हाँ जी। उन्होंने शादी की थी। तो उनके पूर्वज है वहाँ किला है बहुत बड़ा, उसमें हम 500-600 आदमी वहाँ रहे थे। जंग से भी आए थे, मेवाड़ से भी आए थे काफ़ी लोग। तो वहाँ 6 महीने ऊना साहब कहते थे वो गद्दी की वजह से। तो 6 महीने आप वहाँ रहे? वहाँ रहे। इस दौरान बंटवारा हो गया? हो गया। इस बीच में मेरी मदर आ गई थी मई में। अच्छा। मेरी छोटी बहन गोदी में थी। तो आप परिवार थोड़ा थोड़ा करके निकले, कुछ कुछ लोग करके हाँ, निकले? वो मिलने आई थी, वापस जा रही थी। बिल्कुल टिकट ले ली, सब उधर से मैसेज आया अब यहाँ हम भी पता नहीं तुम्हें आ सकेंगे, यहाँ पहुँच सकेंगे नहीं, मत आओ। मतलब रुक गई। फिर हम मतलब खाना भी नहीं मिलता था, था ही नहीं, ये सारे बिक गए थे। बस दूध में एक टाइम खाना मिलता था जी। सर तो वहाँ प्रशासनिक मदद कहीं नहीं थी, कुछ भी आसपास वहाँ नहीं वहाँ था? कोई उस वक्त तो गड़बड़ बहुत थी। फिर अप्रैल में कौन करता था, वो तो बंटवारे के बाद कुछ इंतजाम हुआ है जी। फिर हम वहाँ से अक्टूबर के पहले हफ्ते में वहाँ से आ गए। सुना कि होशियारपुर में को रिफ्यूजियों, हम रिफ्यूजी कहते थे, रिफ्यूजियों को कैंप लगा हुआ है। तो वहाँ एक राम कॉलोनी कैंप था जी, मिलिट्री की बारकें थी। राम कॉलोनी कैंप? राम कॉलोनी कैंप होशियारपुर से गढ़शंकर की सड़क पे जी। शहर से 3 मील दूर था। तो उसमें हमें जगह मिली, फिर राशन वाशन भी मिला। हमारे आने के 15 दिन बाद हमारे बड़े भाई और पिताजी आ गए, जिनको हम डेड मान चुके थे। वो अमृतसर आए, बहुत हमारे पिता के खून के 10 लगे हुए थे। तो रास्ते में जो कोई खाने को मिलता था उसमें जहर होता था। अच्छा। हाँ, पानी में जहर होता था। अवल तो खाते नहीं थे, खाया तो बिल्कुल मतलब बहुत, रास्ते में जो भी पानी वानी मिलता था सब जहरीला, एनिमिकल हो गए थे। तो वो होशियारपुर आए अमृतसर से, जलंधर से होशियारपुर आए। तो होशियारपुर उन्हें अड्डे सब अलग अलग होते थे पहले, ये उन्हें का अड्डा, ये होशियारपुर जलंधर का अड्डा। तो वहाँ पूछा एक से कि भाई मैंने उन्हें जाना है। तो वो पहचान गया, कहने चाचा उन्हें क्यों जा रहे हो? मेरे बच्चे हैं वहाँ। अभी बच्चे तो परसों 5-6 दिन में यहीं आ गए हैं। कहाँ है? रामपुर में टांगे चलाता था वो। कहता मैं आपको ले चलता, मैं भी वहीं रहता हूँ। ले आए, हम रोते थे दहाड़ के चिपक। वो कहने को आप क्यों रोते हो, अब तुम आ गए। फिर हम उनकी जेब में नीचे गए होते थे पहले बजुर्गों के 3800 रुपये थे। कहने लगे गुजारा कैसे किया? हमारे दूध का चाहता था जो हमें कभी 50 रुपये दे देता था। तो उनसे हम 1200-1300 रुपये ले चुके थे। पिताजी फॉर्चून के पास गए, पैसे रख दिया आगे पर ये तो हैं और होंगे तो और भी दूँगा। तो मेरे बच्चों की मदद किया अपने, उन तो वही बड़ी मुश्किल से लिए ऐसे। सर जब आप पहली बार निकल कर आए तब ये तो नहीं सोचा होगा ना कि वापस नहीं लौटना होगा? वापस जाने के लिए सोचा था, वापस ज़रूर आएंगे। इसलिए हम फटे पुराने कपड़े ले आए, टूटे बर्तन ले पाए, वहीं छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन जाने के बाद दिन ब दिन हालात बदलते हैं। सर वहाँ क्या छूट गया? घर, ज़मीन, सब कुछ? हमारे पिताजी ने अपनी जो घर की ज़मीन थी वो बड़े भाई को दे दी थी सारी, जब गांव से निकले। अच्छा। 1000 कनाल का एक अलग टुकड़ा लिया, 125 एकड़, वो मुसलमानों के नाम था, वो उनके नाम ही रह गया। जो आप पूछ रहे हो ना कि हालात बदल गए, 1946 में हमारे पिताजी ने सौदा किया था ज़मीन का, नवाब कालाबाग से किया। उसको रंजिश थी, उसके खेत साथ में थे।
वो लेना चाहता था, इसलिए हमारे पिताजी थोड़ा सा नाराज़ था। हमारे पिताजी उसी से ही सौदा किया, पहले सौदा कर दिया, लेकिन वो आए नहीं। एक भाई आ जाता था, बाप मर गया था, इंस्पेक्टर में से एक भाई आता, दूसरा नहीं आता। कहता चाचा उसको छुट्टी नहीं मिली, यूँ चला गया और वो ज़मीन उनके नाम रह गई। हमें यहाँ कुछ नहीं मिला उसके बदले में। हमारे चाचा जी को मिला, ताऊ जी को मिला। अच्छा, वो मिला नू में, हमारे ताऊ जी सेक्टर में रेवाड़ी में। उस खेती को हम देखते थे। मैं LLB कर रहा था, तब भी गांव में मैं जाता था। तो एक तरह से सर परिवार यहाँ आके वापस फिर इकट्ठे हो गए? ना, इकट्ठे नहीं हुए। वो रेवाड़ी में हमारे पिताजी ने कहा मैंने ये ठोकी हुई है, इस ज़मीन में से तूने एक पैसा नहीं लेना। हम कलेक्ट करते थे पैदावार जी, ताऊ जी को। अच्छा, वो लेते बेची तो उनको पैसे दिए, रजिस्ट्री करने आए, वो नू में ही हुई। ऐसे हो जाता है। हमारे पिताजी कहा मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तब दादाजी ने फैसला किया तो भाई तुम ये शहर जाओ, और ये ज़मीन काफ़ी ज़मीन थी, काफ़ी यहाँ 30-35 किलो यहीं मिले थे। 30-35 एकड़ तो नू में मिले, ताउड़ू है। अच्छा अच्छा, हाँ ताउड़ू, ताउड़ू हाँ, ये मानेसर के पास। हाँ, नू तहसील का। हाँ। अब पहले कानून वही थी, गिटार बैठता था, अब तो सब डिवीजन है। उसका एक गाँव है थाना आलम, उसमें लाट हुई थी। मुझे याद है, मैं गया था, मैं उस गाँव में गया तो मुझे याद है। तो आप सर शुरू से इसी तरफ आ गए, यहीं रहे? ना, होशियारपुर हालांकि मैंने तो 2 क्लास होशियारपुर में पास करी, 4थी और 5वीं। अच्छा, वहाँ पे होशियारपुर में। चौथी तो कोई राम कॉलोनी कैम्प में, वहीं एक छोटा स्कूल बना दिया था। अच्छा, तो चौथी में तो मेरा वजीफा आया था, स्कॉलरशिप कहते हैं। 5वीं में मैं दाखिले नहीं ले पाया। पिताजी इधर आ गए नू में, और मैं वहाँ एक भाई के हवाले हो गए जो खुद भी पढ़ रहा था। वो 9वीं में पढ़ रहा था, मैंने 5वीं में। तो कैंप में तो अरेंजमेंट था 5वीं का। 8 महीने गुजर गए। पिताजी के लेटर के पे मरन क्या हुआ, पढ़ाई तो नहीं हो रही। फिर बड़े को कहा ले जा, मैं वहाँ गया तो गवर्नमेंट हाई स्कूल था घंटाघर के पास होशियारपुर में। उनमें दाखिला किया, बड़ी मुश्किल था, कुल 2 महीने रहते। भाई ने कहा मैं पूर्ति कर दूँगा, पूर्ति कर नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से मैं पास तो हो गया। चौथी में मुझे वजीफा मिला, 5 रुपये महीने मिलते थे मुझे। 5वीं में फिर 6वीं में आकर, 6वीं मैंने नू में थी, 6वीं से लेकर 10वीं तक ऑलवेज टॉप। अच्छा, तो जीवन यापन सर कैसे हो रहा था? क्या काम कर रहे थे? परिवार क्या कर रहा था? परिवार वहाँ तो वो मैंने बताया आपको कि एक तो ज़मीन और कपास का सब काम? कपास का मेन थोक का काम था जी, ट्रक के ट्रक आते थे। जी, और हमारे एक बहुत लंबा चौड़ पिलर खड़े करके ऊपर छप्पर डाला हुआ था मकान में। 2 कनाल में मकान था, 2 कनाल बहुत होते हैं, 1200 गज। तो उसी में औरतें उसको खोलती थी, ब्रह्मा प्रेस से वो कैसे होते थे, छोटा इतना लंबा। तो फिर उसके 2 बोरे बन जाते थे, वो 4-4 बोरियों से एक ही बोरा बनता रस्सी कर। फिर वो ले जाते थे अपने आगे जो बुनते थे। तो इधर आके पिताजी ने फिर क्या काम शुरू वही किया? खेती से जुड़े हुए थे। अच्छा, अपनी ज़मीन तो आई नहीं। हाँ, वहाँ जो पाकिस्तान को गए थे ना लोग मुसलमान, आधे गए थे, आधे से ज़्यादा रह गए थे, हाँ, नहीं बिल्कुल, गए। बिल्कुल। उनको गांधी जी ने रोक दिया था। मुझे विभाजन याद- पूरा ही नहीं हुआ। ना, हिसाब से उधर चले गए थे। जब बंटवारा हुआ था, लैंड का कैलकुलेशन हुआ था, तो इनका सारा हिस्सा उधर भैया उधर जाएंगे और ये जो ज़मीन वहाँ विकेट होगी उसमें ये आधे गए और हम वहाँ सारी छोड़ के आ गए। वहाँ तो कोई 1% जो रहा होगा हम हिंदुओं में से। और उसी की वजह से जब हमें ज़मीन यहाँ लाट हुई तो कट लगा। उसको देखकर वे कितना छोड़ गए, कितना उधर है, हम पे कट लगा। अच्छा, जो वहाँ 100 एकड़ छोड़ के आया था, यहाँ 30-40 एकड़ मिले। अच्छा, यहाँ कट, उसको कट कहते हैं, कट हाँ, हाँ, लगाया था। स्टैंडर्ड एकड़ बनाए थे, उसको कट लगाया था। तो खैर हमारा तो नहीं था। सर तो ऐसा कट सभी लोगों के लिए लग रहा था? सबके लिए लगा। सबके लिए टोटल असेसमेंट कर ली तो थी ये ना। जो हम सुनने में आते हैं कि सरकार ने कहा जितना छोड़ के आओगे उतना ही यहाँ मिलेगा, नहीं मिला। वो सब गलत है? नहीं मिला। नहीं हुआ। और उनसे पूछ रहे थे बाबा जी से क्यों कम मिला, तो कम मिलने की यही वजह थी, जो अब यहाँ रह रहे हैं वो सब हमारे हक, हम वहाँ से आने वालों के हक में रह रहे हैं।
प्रॉपर्टी वही है Property. जो वहाँ से आने वालों की थी, चूँकि इन्होंने वेकेट नहीं किया इसलिए कट लगा, और कट भी इतना लगा दिया कि कुछ बच गई पूल में, अलॉटमेंट करके भी बच गई। वो बची हुई ज़मीन को फिर ये नीलाम करते थे 2-2 साल के लिए, पट्टे पर देते थे, लीज पर। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पिताजी फिर लीज पर लेते थे यहाँ 100-150 एकड़, अच्छा। कोई वैक्यू प्रॉपर्टी लीज छोड़ी जाती थी, उससे ही फिर जीवन यापन शुरू किया। सो फिर आपकी स्कूलिंग यहाँ कंप्लीट हुई, फिर आपने 10वीं तक। 10वीं यहाँ तक। वहाँ भी पाकिस्तान में मियाँ वाले में कॉलेज नहीं था जी, 10 तक था। अच्छा। मेरे 2 भाई वहाँ पढ़े 10 तक, तीसरा यहाँ आया वो 9, यहाँ 10वीं की ट्राई किया कॉलेज के लिए अहिर कॉलेज रेवाड़ी में, वो नहीं चल पाए। फिर मैं 10वीं के बाद अहिर कॉलेज रेवाड़ी गया, मैंने अच्छा। वहाँ FA कहते थे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, बिल्कुल 12वीं तक, बिल्कुल। तो वो पास करके आया। फिर BA में मेरा बड़ा भाई मिलिट्री में AMC में, आर्मी मेडिकल कोर में लग गए, सिपाही भर्ती हो गए। अच्छा। वो फिरोजपुर पोस्टेड थे पंजाब में, जी। तो मुझे वहाँ ले गए। मैं BA में वहाँ BA मैंने वो आपने फिरोजपुर से किया। फिरोजपुर पंजाब से। अच्छा जी। उसके बाद सर? वहाँ मैं पढ़ के आया तो फिर मैं इतना, मेरे फादर बहुत वो थे, बुढ़े हो गए और 2 भाई अलग हो गए। जो तीसरे भाई थे उनकी जन्म से ही नज़र कमज़ोर थी, उन्होंने शादी भी नहीं करी थी, तो वो फिर मैं खेती में लग गया ग्रेजुएशन के बाद। मैंने एक एग्ज़ाम भी दिया था नायब तहसीलदार बनने का। अच्छा। अब चूँकि मैं खेती से जुड़ा हूँ तो मैं काफ़ी काम जानता था, रेवेन्यू का, पटवारियों का, गिरदार तहसीलदारों का। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, आई वाज सेलेक्टेड। ये 1960 की बात है। जी। ओनली पोस्ट आई ट्राइड फॉर। ओके। तो पिताजी के पास गया तो कहने लगे भाई तू, तब ये पंजाब मिला जुला था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। होशियारपुर तक था, हाँ, पठानकोट तक था। हाँ। भाई तू कभी पठानकोट में होगा, हरियाणा कभी भी सारा था, हाँ। जलंधर में होगा, कभी होशियारपुर होगा, 235 रुपये तनख्वाह है, तेरा हाथ यूँ होगा तो रिश्वत लेगा, और रिश्वत के पैसे तो अच्छे नहीं होते हैं, बेहतर है तो अपन यहीं रहे। मैंने सर उस दौर में भी ये सीख देखिए माँ बाप देते थे बच्चों को कि ना हाथ फैलाना है और ना कैसे बेईमानी करनी है। ईमानदारी से बहुत। अब तो वक्त ही बदल गया, तो चुनाच मैंने ड्रॉप कर दिया, नहीं गया। उसके बाद 4 साल मैं यूँ अपना खेतों वेतों में घूमता रहा। मेरा जो इंटरव्यू था ना, उसमें 4 आदमी थे बोर्ड में। अच्छा। एक किसानी का था, एक वैसे, एक गवर्नमेंट की तरफ से आता था, वो डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू था, वो फिर वो पंजाब में DC रहा था। वहाँ मैं एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, संस्कृत अकेडमी का। तो मैंने उनको एक फंक्शन पे प्रेजेंट करने के लिए बुलाया था, जी। DC PP के प्रेसिडेंट। वो डिप्टी सेक्रेटरी बने, वो मुझे इंटरव्यू मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से बोर्ड में थे। मुझे कहने लगा देखा है, मैंने कहा हाँ जी देखा होगा, कहाँ हो सकता है, मगर यहाँ फिर डिप्टी बने थे, मैं आपको इनवाइट किया था एक फंक्शन के लिए, वहाँ 2 घंटे हम इकट्ठे बैठे थे। अच्छा याद है मुझे। तो फिर वो मेरे से सवाल करने लगे। इस बीच में बातों में मैं कह बैठा कि मैं तो रेवेन्यू का काम भी जानता हूँ, अच्छा। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, तो पटवारियों को जाना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कहने लगे जानते हो काम? हाँ जानता हूँ। कितना जानता हूँ? जितना आप पूछो उतना ही जानता हूँ। उन्होंने शुरू की बम्बार्डमेंट, फसल की दावरी क्या होती है मैंने बताई। पहले 6 खाना है जो मंडी से लेके जाते हैं, जो मंडी क्या होती है। न्यूट्रिशन जानते हो? हाँ जानता हूँ। न्यूट्रिशन एंट्री कर लो, मैं कर लूँगा। क्यों? मगर मैं देखता हूँ पटवारी को करते हुए, मुझे वो तो इतना पूछता गया करने लगा, शुड आई बिलीव दैट बीइंग इन द कंपनी ऑफ तहसीलदार नायब, यू आल्सो वांट टू बी नायब तहसीलदार? मैं कहा सर आई डिनाई इट। हो मैं कहा आई डिज़र्व इट, नॉट मेरे दिमाग फतूर नहीं है, मैं डिज़र्व करता हूँ इस पोस्ट को। But actually that is clear that experience counts so नहीं, much. पीछे आपने देखा मैं 8 सब्जेक्ट में टॉप किया था, मैंने BA में 8 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में टॉप किया था। बहुत खूब। हाँ, मैं जब रिजल्ट के लिए गया तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊँगा। जो प्रोफेसर मिलता कि सब कहते भाई मुबारक किस बात की, तो मेरे सब्जेक्ट में पास टॉप कर गया, तो जस्ट लाइक दैट। तो यूँ यानी कि ऐसे 4 साल के बाद
मुझे एक प्रोफेसर मिला जिसने मुझे वहाँ पीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई थी। अच्छा। वो हमारा पीसीएस बन गया था, तब पंजाब था। पंजाब, हाँ। मैं तहसील से आ रहा था, वो रेस्ट हाउस को जा रहा था कोर्ट करने के लिए, वो हमारा मिस्टेक लग गया था, वो पीसीएस वहीं सेलेक्ट हो गया था। वो मेरी तरफ देखे, मैं उसके बाद बस स्टैंड से उतर के जा रहा था। खैर आखिर में हमने पहचान कराई, मैं तो आपका स्टूडेंट रहा हूँ। कहने क्या कर रहे, पजामा पहन रखा है। मैं कोई बात नहीं है, क्यों पढ़ाई आगे नहीं करी, बीए के बाद मकर नहीं करी। मैं साथ गया, खाना वाना उसका, एक IAS अफसर और भी आया हुआ था, डायरेक्टर। वहाँ बातें होती रही, उन्होंने कहा भी कुछ कर लो और नहीं तो वकालत कर लो। मैंने उनके ऑडिट कर लो, वकालत ही कर लो। अच्छा वकालत कर। मैंने उनके इंस्पिरेशन से दिल्ली अच्छा। यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मुझे फॉर्म मिल गया, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। जो मैंने ला करके मैं वकील बना, लेकिन खेती से जुड़ा हुआ था। अच्छा इस बीच में मेरे पिताजी को शौक था, जी। हम जो बचत होती थी ना, उससे अलॉटी जो होते थे, वो कोई कलकत्ता में सेटल हो गए, कोई दिल्ली में, कोई बॉम्बे में, कोई कानपुर में, जिनको ज़मीनें अलॉट हुई थी। वहाँ तो नहीं, गांव में बिखर गए थी। वहाँ का एक गांव का आदमी यहाँ 50 गांव में बस गए, 50 शहरों में बस गए, तो बेचते थे, फिर हम अपनी सेविंग से ले लेते थे। वो ज़मीन आज भी मेरे पास है। अच्छा हाँ जी। फिर मैं खेती में जुड़ गया जी। फिर मैंने ऐसे सर, इधर आके वापस कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो बिछड़ गए थे, बिखर गए थे? पाकिस्तान में? नहीं, वापस इधर जब आ गए। हाँ, खूब रिश्तेदारियाँ तब उन्हीं में होती हैं, उसी 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 के रिलेशन से, उसी वाकफियत से रिश्ते नाते होते हैं। अभी तक तो हम कोशिश करते हैं कि भाई अपने इलाके के हो जाए, नहीं तो पंजाबी तो ज़रूर हो जाए, ऐसा और नाता तो है। कुछ पढ़ाई लिखाई में भी जो थे सारे। सर, अभी हमारी एक इनफॉर्मल बातचीत में आपने एक चेंज बताया था कि कैसे आप लोग मलिक बने, हाँ, और पहले वो- आप किसी और बेसिकली हमारी सरनेम से जाने जाते बहुत जो है ना, जैसे कोई गुरुवाड़ा है, जी। कोई गुलाटी है, तो हमारी खानी जो है, खाने जो खानी जो हमारे जो जिसको जात कहते जो, हैं, हाँ, जो गोद, हाँ। तो हमारी गोद के खानी जो का एक लास्ट में, मीवाल के बिल्कुल लास्ट में एक गांव था, वो मेनली ज़्यादा हमारे गोद के ही थे। अच्छा तो उसके आगे याकिस्तान भी कहते थे, उसको पख्तूनस्तान भी कहते हैं, वो शुरू हो जाता था, पहाड़ी इलाका। बिल्कुल। घर घर में वो ये बनाते थे, अपने औजार बनाते थे, बंदूकें छोटे छोटे टोपे भी बनाते थे। अच्छा। और वो जो है, मैं इतना उनका गुजारा इसी पे था। आज भी वो बागी हैं इनसे, पाकिस्तान हाँ, से वही वाला। आज भी बागी हैं, आज भी इनको नहीं मानते, बिल्कुल, रोज रोज झगड़ा हाँ। करते रहते हैं। हाँ। तो वो आते थे मियाँ वाली प्रॉपर में, शहर में, अमीर बच्चों को उठा कर ले जाते थे, फिर फिरौती के पैसे लेते थे। वो हमारे उस गांव से एंटर करते थे, अच्छा। तो उसके बीच में होके आते थे, गाँव वालों को पता होता था, लेकिन हमारे लोग ज़्यादा मनी लेने का काम करते थे, हिंदू लोग। तो वो चुप रहते, आँखें नीचे कर लेते, भाई कर रहे, तो जाते हुए भी देखते थे, वापसी पे भी देखते थे। फिर जब फिर आती होती हो जाए जरूर, तो पता होता था, पैसे वैसे इन्हीं हमारे लोगों से ले। एक बार वो पकड़े गए, और मेन और उनको पकड़ लिया और बड़ी परेशानी बनी। तो वो आए कि भाई तुमने मुखबरी की है, तुमने इतला दी है पुलिस को, जिससे हम ये पकड़े गए हैं। आपके गांव के लोगों को कहा गया? हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम जैसे दांतों में जीभ रहती है ना, ऐसे रह रहे हैं तुम्हारे बीच में, हम कौन होते हैं जो तुम्हारे साथ ये काम करेंगे। नहीं माने। फिर पैसे तो थे, उन्होंने फिर हथियार उन्हीं से खरीद लिए, घर घर में मोर्चे बना लिए। एक दिन चढ़ कर आए जी वो 200-150 का भी पूरी धार की धार, जी। भाई आप तुम्हें मारेंगे। हमारे आदमी पहले से तैयारी करे, उन मोर्चों पर चढ़ के बंदूकें शुरू हुए, भर ली, काफ़ी मार दिए, बाकी भाग गए। वहाँ मियाँ अली में इतला गई कि भाई ऐसे ऐसे किराड़ों ने, हमें किराड़ कहते थे जी, किराड़ों ने कबैलियों को मार दिया। तो नहीं मानते थे, वो मौके पर आया, DC आया, SP आया, और रावलपिंडी से कमिश्नर आया, लाहौर से गवर्नर आया, सबने ठीक पाया। उन्होंने फिर हमें मलिक का खिताब दिया था। मलिक का खिताब दिया था, खिताब दिया। टाइटल की तरह। टाइटल दिया। हाँ। वो एक हर डिस्ट्रिक्ट में गजेटियर होता है,
हर जी, डिस्ट्रिक्ट का अपना जी, गजटियर जी, होता है, वहाँ के बिल्कुल, रीति रिवाज लिखे जाते हैं। बिल्कुल। मैं लीगल भी, कस्टम लिखे जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट अपना हाँ, एक अपना गैजेट होता है। गजटियर कहते हैं उन्हें। जी सर। तो मियाँ वाली गजटियर में ये लिखा गया था उर्दू में कि हर बशर जो या खानी जो है खानी जो। उसको अख्तियार है कि वो अपना टाइटल ये यूज़ कर सकते, मलिक अपना टाइटल मलिक यूज़ कर सकते इस हैं। तरह से हम मलिक। तो कुछ ने खाने जो भी रखा और कुछ नहीं, मलिक यूज़ खानी करते जो हैं। अब हम कुछ करते हैं, मैं खानी जो कि आपको हम हमारे पास डीलरशिप थी अब तक, अभी साल वो छोड़े इसकी बजाज की। अच्छा। तो हम पूना गए थे, मैं और मेरा बड़ा लड़का संजय। तो वहाँ इंटरव्यू में गए तो 3 दिन रहे वहाँ। 500 आज मैंने एप्लीकेशन दी थी, दिल्ली वाले भी थे उसमें, बहुत बड़े बड़े थे जो कहते थे हमारे जेब में है। खैर हमें शॉर्ट लिस्ट किया कि तीनों में हम भी आ गए, देहात से आए हुए थे, हमारे पास जगह अच्छी थी, तो हमने प्लॉट था ना लोकेशन, बाकी सारे जो भाई हम ले लेंगे, हमारा मन था पर्सनल जिसमें हमने खोल ली थी। तो वो उनका एक एमडी था, 6-7 थे, सब पे हमें घुमाया, ये साहब वाला है, ये फलाना सर्विस वाला है। तो एक एमडी था, वो उसके बाहर प्लेट लगी हुई थी खानी जाओ की। अच्छा। तो अंदर हम गए तो कहने लगे तुम कैसे मलिक हो, पूछा हमारे से। हमने कहा हम तो पाकिस्तान से आए हुए मलिक हैं। कौन जिले के? मियाँ वाली के। वहाँ जन्म से मलिक हो। फिर मुझे पिताजी की बात याद आ गई। मैंने कहा हम असल में तो खानी जाओ खाने हैं। जो थे। कहते हो मैं खानी जाओ कहते हो शर्म आती है, बात पढ़ के आओ मेरी प्लेट पढ़े तो खानी अच्छा। जाओ का। कहता मैं इतनी पोस्ट पर हो तो खानी जाओ अपने आप को कहता हूँ, तुम्हें शर्म आती तो मतलब खानी जाओ से लगाओ की बात आपने पूछी ना। हाँ बिल्कुल। उसका ये जवाब है कि आखिर जो बुनियादी चीज़ होती है वो तो सबको अच्छी लगती है। हम ऐसे अच्छा हमारी रस्में होती हैं। अभी मेरी पोती की शादी हुई है, संजय की लड़की, अभी 17 तारीख जी को, जी। 17 नंबर को। अच्छा। तो हमारे खानी जाओ में हमारे को बुज़ुर्ग थे कोई लखन शाह, तो वो खानी जाओ के सबसे मुखिया थे। हम उनकी पूजा करते हैं, इससे इजाज़त लेते हैं हम शादी ब्याह शादी का अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, उसको अच्छा। पार उतारना। हाँ। तो वो खानी जाओ में ही है सिर्फ। अच्छा। हम जितने भी खाने जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं शुरू में। तो वो रस्म हम आज तक भी करते हैं, अभी भी की थी। सर 1947 से लेकर आज तक लगभग 77 साल हो चुके जी हैं। हाँ। इस दौरान तो कस्टम्स में बहुत चेंज आ गया, जीवन के तरीक़ों में बहुत बदलाव आ गया। जो एक सिंपल लाइफ को लोग डिफ़ाइन करते थे उसमें बहुत चेंज आ गया। बहुत हम लोग एक वैल्यू बेस्ड लाइफ से हम एक बहुत मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी हम लोग चले गए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि 4 युग हम गुजर चुके हैं, 5वें युग में आए हुए हैं। अच्छा। 4 युगों में से गुजरे हुए हैं। बहुत पाकिस्तान में बहुत सिंपल लोग थे, बिल्कुल। हर एक को अगर डिफाइन किया जाए देवता स्वरूप थे। और फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद भी चेंज आया, फिर हर 20 साल के बाद 15 साल के बाद चेंज आ रहा है। और मटेरियलिज्म के अलावा धोखे की ज़िंदगी बनती जा रही। पहले लोग ईमानदार थे, अब धोखे की तरफ चल रहे हैं, झूठ, धोखा, बेईमानी और मटेरियलिज्म। मेरा तो ये खुद का ये। सर ये बदलाव तो पूरे समाज में ही आता है। हाँ, समाज में आ रहा है, पूरे समाज में आता है। ये को उसमें- हमारे साथ नहीं, मैं वहाँ से आने वालों को ये हुआ है ना, समाज में ही आ रहा है। लेकिन हम चूँकि वहाँ हम एक दौर हमने वहाँ देखा, इसलिए अलग लगता है। फिर यहाँ हर 15-20 साल के बाद चेंज आ रहा है। पर समाज भी तो सर हमारा ही प्रतिबिंब है ना, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हम ही उसमें, हैं। या हमारे कुछ पॉलिटिकल आइडियल्स मैं हैं जो आपको बताऊं बदलने जी, चाहिए। हमारे यहाँ शादी बहुत सिंपल होती थी। बिल्कुल। सफ़ेद चने बनते थे और ये हलवा बनता था। जी। यहाँ बहुत खर्च करते थे शादियों में, बेअंतहा खैर होती थी बहुत पहले से ही कि भाई इतने लाख मेरा बेटा BA पढ़ गया तो इतने लेगा, MA पढ़ गया इतना, 10 दुकान अच्छी चल रही है तो इतने पैसे लेंगे। हमने वो चीज़ अपना ली है यहाँ आकर, और यहाँ वालों ने थोड़ी छोड़ दी थी। अच्छा, हम वहाँ से सफाई लेकर आए थे और पढ़ाई लेकर आए थे। यहाँ इतनी पढ़ाई नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। हम लास्ट से आए हुए हैं, तो भी हर घर में मिनिमम मियाँ वाले के 10 जमा जरूर पढ़ा हुआ बच्चा। और यहाँ सारे अनपढ़ थे। और यहाँ आकर नौकरियाँ, जो छोटी नौकरियाँ थी, पटवारी है, क्लर्क हैं, सारी हम लोगों ने 95% हमने हथिया ली। उसी से हम बच गए। पढ़ाई नहीं हमें बचाया है,
यहाँ आकर खड़ा होने में, सर्वाइव करने में हमारी एजुकेशन ने बहुत काम किया है। सर आपकी इस बात से तो हम पूरा इत्तेफाक रखते हैं जी। क्योंकि बहुत सारे विभाजन विस्थापितों तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं, सभी ने कहा कि एजुकेशन ने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बिल्कुल। जिससे ना वो हाथ उन्होंने पसारे किसी के आगे, बल्कि अपने काम में, अपने श्रम देने में ही उन्होंने विश्वास रखा। एक भाई मेरे 10वीं बात पास थे, जब हम होशियारपुर में थे, उनको सब इंस्पेक्टर लगा दिया था जिसमें सिविल सप्लाई में। अच्छा। उससे हम जीवित हो गए। जो डूब रहे थे, रोटी का वो बहन की शादी करनी थी, मैरिज वहीं कैंप में की, कुछ पैसे उससे बन गए और वो पढ़ाई नहीं काम किया। बहुत यहाँ के लोग बहुत कम पढ़े हुए थे, एजुकेशन को बहुत कम था, सफाई पे भी नहीं था। मैं बाज़ार में साबुन लेने गया तो मुझे एक दुकान पर 2 पट्टियाँ मिली जी। कपड़े धोने वाली। हाँ जी। मैं तो दूसरे दिन फिर पहुंच गया, तीसरे दिन माँ ने कहा ले आ साबुन। वो करने इतना साबुन यूज़ करते हो तुम? ये तो हम महीने में 5-6 पत्तियाँ लगती हैं, तू ही लेने आ जाता है रोज़। बस ये बिल्कुल ये बात है। ये लोग ऐसे करते, 2 धोतियाँ होती थी, कुएं पर नहाए, एक को यूँ किया और सुखाने लग दिया, दूसरे दिन उसको हाथ से धोए, खाली पानी से धोए। पर इतने ना तो इनको सूझबूझ नहीं थी, ना साफ सफाई की थी। मेरा पर्सनल नॉलेज है। सर जीवन जिधर ले गया आप चल दिए और नहीं, बहुत मेहनत से काम नहीं, किया। नहीं, मैंने जीवन को बदलने की कोशिश की। अच्छा। मैं जब वकालत करके आया तो मैं खेती में पढ़ा। हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। मैं मेवात से बिलोंग करता हूँ। मेवात से, जी तब सर, एक तहसील थी, अब जी। डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। जी। तो कुदरती हमें जो ज़मीन ली पहाड़ के साथ साथ, तो उसमें मीठा पानी था, अदरवाइज वहाँ सारा खान पानी है। वो बिजली नहीं थी। मैं बैलगाड़ियों पर खंबे ले जाकर, मैं 5 किलोमीटर पर मेरे खेत थे, मैंने वहाँ बिजली पहुँचाई और ट्यूबवेल लगाया पहला। अच्छा। सारे इलाके में। और फिर मैंने खेती शुरू की। खेती में मैंने गेहूं की कल्टीवेशन शुरू की। एक गेहूं की वैरायटी आई थी 1553 भी कोई कहता था, कोई उसको R21 किसी यूनिवर्सिटी ने नाम दिया, तीसरी ने सोनाली का नाम दिया। बहुत अच्छा गेहूं था, देसी से बाद में फिर उसी कोई खाने का बहुत अच्छा था, लंबा दाना सफ़ेद, आटा बहुत अच्छा बनता था। अच्छा। अगर 15 मतलब 200 जो ये 306 है देसी गेहूँ, जी जी। इसके बाद उसी का नंबर आता है हाइब्रिड वैरायटी में। तो 40 किलो के बैग आते थे, 1 एकड़ के लिए 40 किलो डालो। मैंने इंटरेस्ट लिया, मैं खेती में बिल्कुल जुड़ गया, वकालत करता था, खेती में वकालत भी अच्छी की। तो मैं 40 किलो डाले। अब एक तो दाना मोटा था, बीज कम बने, पौधे कम बने, दूसरा उसमें टिलरिंग कम थी। कुल एक ही पौधे में 3-3 शाखें निकली। गेहूँ वो जो कहते 70 मन होगा तो कुल 35 मन गेहूँ बैठा 1 एकड़ में। मैंने कहा बात तो नहीं बनी। फिर मैंने सोचा हुआ क्यों है। मैंने ये देखा भाई दाने कम बने थे, बीज ज़्यादा रहना चाहिए था, कम है, और टिलरिंग नहीं हुई है। ये गवर्नमेंट गलत प्रेस्क्राइब कर रही है 40 किलो। मैंने 60 किलो बीज डाला दूसरे साल। तब तक गवर्नमेंट 40 किलो कह रही थी। अच्छा। बिल्कुल सारी यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटियाँ थी। उधर यूपी में थी पंतनगर, लुधियाना, यहाँ हमारी दूसरा इंस्टीट्यूट थी दिल्ली में। तीनों ने नाम भी अलग अलग लिए हुए थे, इन्होंने ही नाम दिए थे। R21 पंतनगर में था, ये सोनाली का कहते थे, वो 1553 कहते थे। सर आप तो उद्यम और ऊर्जा का स्रोत लग रहे हैं, कितनी जानकारी रखते हैं खेती बाड़ी में। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 70 मन का एकड़ बैठा। दूसरे साल गवर्नमेंट ने कहा, तीसरे साल कि एक बीज का मैं 40 किलो, 50 तो जरूर डाला। यानी मैं जो 1 साल पहले कर चुका था, वो गवर्नमेंट ने 1 साल बाद में बताया। ये असलियत है। मुझे कृषि पंडित के लिए कृषि पंडित नॉमिनेट किया, कृषि पंडित। हाँ, बलराम झाकर जी को उद्यान पंडित मिला था। हाँ जी। और उन्हीं के साथ मुझे कृषि पंडित मिलना था राष्ट्रपति से। जी। हरियाणा से रिकमेंड हो गया था मैं। एक थे डीसी, वो मेरे फार्म पे गए। वो खुद एग्रीकल्चर के MSc थे लुधियाना यूनिवर्सिटी से। वो नाम था VS इलाहाबादी, जंग के थे, रोहतक से बिलोंग करते थे। बंसीलाल जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। मैं मारुति की ज़मीन उन्होंने एक्वायर की थी उन्हीं के वक्त में। अच्छा। वो 20 जगह पे जाने के लिए ले गए थे फल। भाई किसानों में मेवात में सुना है कि कोई खेती अच्छी नहीं जानता है। 20 को 40-50 पेटियाँ ले गए थे, पूरा काफ़ी जीपे शिपे अफसर सारे था।
पहले पहले मेरे फार्म पे मैं था नहीं वहाँ, उन्होंने मेरी गेहूँ देखी, उस डीसी ने मेरे को बीट किंग कहा, कहते ये कौन है, कि वकील है, कहाँ अमनू में, वाह, क्या नाम है, मदन लाल, ये खेती कौन करता है, कि वो खुद आता है। उन्होंने कहा ही इज़ बीट किंग। मैं खुद MSc किया मैंने एग्रीकल्चर में, लुधियाने को मात कर दिया इस आदमी ने, बहुत खूब। और सारा फल वहीं बांट दिया, कहता अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जो बदनामी है मेवात की मैंने यहीं से देख लिया, ये असलियत है। उस आदमी ने मेरे को ऋषि पंडित के लिए रिकमेंड किया और मुझे बुलाया, कहता मैंने हरियाणा से पास करा दिया। आगे खैर मुझे मिला नहीं वो, क्योंकि अब पोलिटिकल फिर ग्राउंड पर इसी लेवल पर जा कट गया, लेकिन आई डिज़र्व इट। बलराम जी के साथ मुझे भी मिलना था उनको, उद्यान पंडित का, उद्यान कहते उनका बोर में बाग है किन्नू के, बिल्कुल। मुझे खेती के लिए मिलना था। अच्छा। नहीं मिला कोई बात नहीं, बट इन द आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई वॉज एंटाइटल्ड। तो ऐसी खेती को मैंने इस लेवल पे बताया, और इसलिए खेती की मैंने कि मैं इस इलाके में लोगों को रबत दूंगा, राग़िब करूंगा, उकसाऊंगा, भाई खेती करो तो ऐसे करो। So people like you are a living example of great life and survival. तो पिताजी ने मुझे मेहनत करने के लिए बहुत 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 प्रेरित प्रेरित किया था। मैं उससे उनकी सादा ज़िंदगी, ईमानदार ज़िंदगी, ज़बान को बिल्कुल बदलना नहीं है। जो किसी ज़बान कर दी, आज भी मेरे जानी दुश्मन भी कहते हैं कि मदन से एक बार खेत का बिकने का हाँ करवा लो, अगर 100 गुना देने वाले आएंगे तो मदन नहीं देंगे। ये असलियत बात है। मेवात में मेरे नाम की ईमानदारी के लोग कसमें खाते हैं। सर आज भी आप उस दौर को याद करते हैं, 1947 को? हाँ, कभी कभी याद है, तो क्या वो शायद तो वो आदमी तो अब रहे नहीं है। मुझे घर की याद है खूब, माँ बाप की याद है, माँ बाप का लालन पालन सारा तौर तरीका सब याद है, मास्टरों की याद है। एक मेरे मास्टर साहब रेमन दास नाम था, उसके बाद तेरी पेंसिल की वो होती थी रूल से तरह। अच्छा। वो जो जब कोई किसी बच्चे को मारना हो ना, मारता नहीं था वो, यहाँ रेमन फतेह दबाता था, तो यूँ दबा के शीशे निकल जाती थी। ऐसे थे टीचर, और उन टीचरों को हम यूँ याद करते हैं कि उन्हीं की बुनियाद है जो आज हम, मैं ऑलवेज टॉपर रहा हूँ, सिवाय 5th के और एक FA के। रेवाड़ी में मैं बीमार हो गया था, पानी बहुत गंदा था रेवाड़ी का, बहुत गंदा पानी, 10 वक्त लगे। सर जो उस समय से यहाँ तक पहुँचे वो तो अपने आप में ही एक विनर है। सर कभी ऐसा लगा कि वापस उस समय को एक बारी लौटें जाएं, लगा कभी सर आपको? नहीं, वहाँ जाने को तो जो टाइम हमारे इज्जत मिली थी वो तो याद आती है। चाहे हम मोहम्मदन मुस्लिम इस्लामिक उससे ना माहौल से हम काफ़ी प्रेरित दबे हुए थे, उसी माहौल में रह रहे थे। हम अपने त्योहारों को मनाते थे, लेकिन थोड़ा दबे उस माहौल में। अच्छा। इतना लेकिन वो हमें छेड़छाड़ नहीं करते थे हमारे, जैसे अब हो रहा है। ये नहीं था माहौल पे, इस मस्जिद को खोदो, ये करो, मंदिर को। अब हमारे 6 अगस्त आज 6 दिसंबर है सर, आज ही 6 दिसंबर है। 7 दिसंबर को हमारे सारे मंदिर जला दिए थे नूह के, उस वक्त उसके बेस पर। तो ठीक है, वो माहौल वहाँ नहीं था। दिल से हमारी इज्जत करते, चाहे वो जो भी हालात थे, चाहे उनको मतलब हमारे पैसे से ज़रूरत पड़ती थी, जो भी था, कुछ शायद वो वक्त भी अच्छा था, वक्त भी अच्छा था। अब तो बहुत टेढ़ापन आ गया जीवन में, हर आदमी जी, वक्त और माहौल सब बदल गया। सर कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हम सेंटर के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं आपसे, जो हम आपकी आप बीती सुन रहे हैं, विभाजन का सुन रहे हैं, शायद आने वाले बहुत स्कॉलर्स, रिसर्च पर्सन्स इन सबको रिविजिट करेंगे। मैं तो एक बहुत बड़ी किताब हूँ सर मैडम, मेरे पास तो वो बातें हैं जो अब इतना टाइम कहाँ से, कई दिन गुजर जाएंगे, किताबें लिखनी पड़ेंगी। मेरे जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा, स्ट्रगल किया है, और असूलों के साथ जुड़ कर किया है। कुछ असूल ऐसे थे मेरे पिताजी के जिनको मैंने भी अडॉप्ट किया है, और पिताजी मेरे इस बात से बहुत खुश थे कि वो पढ़ाई बहुत चाहते थे। बिल्कुल। मतलब स्कूल से बाहर मैं ही गया हूँ,
बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और उनकी सारी काफ़ी बातें, एक तो मेहनत में बहुत बिलीव करते थे, भाई मुकद्दर है लेकिन मेहनत को नहीं मिलेगा, मेहनत करो फिर छोड़ दो उसके ऊपर। दूसरा ईमानदारी। अब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं आप सच को क्यों नहीं छोड़ते? मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं काफ़ी नुकसान झेल लाता हूँ लेकिन झूठ को नहीं छोड़ता। वो कहते हैं आज के वक्त में आप क्यों, और मैं खुद को कहता हूँ आई मैं मिस करता, इसलिए है इस ज़माने में सर झूठ बोल के हम अपने ज़मीर को जवाब नहीं दे पाते ना। वो बात नहीं रही, वो वैल्यूज ही नहीं रही। अब तो लोग कहते हैं काम होना चाहिए, जैसे भी हो। वो हमारे चक्रवात होते थे ना जी, वो कहते थे घृतम पे बैठ, घी पीना है, ऋणम कृत्वा घृतम पे बैठ, ऋण करके भी घी पीना है, रणम कृत्वा घृतम पे बैठ, रण करके भी, झगड़ा करके भी घी पीना है, घी जरूर पीना, मौज करनी है। तो अब तो वो जमाना आ गया जी। आपसे बात करके तो सर ऐसे लग रहा है जैसे गीता का सार मिल रहा हो हमें। तो संस्कृत में एक वो तारी चक्रवाक होते थे जी, पहले, चक्रवाक। मनमौजी, उनको हाँ। मौज मस्ती वाले एक तबका पैदा हो गया था, खाना है हमने, मौज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर और कुछ आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ और शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? कुछ विभाजन का सच, कुछ विभाजन में ठीक है जी, Independence हम का। तो पहले आ गए थे लेकिन पिताजी ने मुझे वहाँ की सारी बातें बताई। बाद में हालात बहुत ख़राब थे। मैं आपको एक गांव की बात बताता हूँ। एक गांव हरनौली था जी, वहाँ हरनौली। हरनौली, बक्खर उसकी तहसील लगती है, जब बक्खर जिला बन गया। बक्खर। बक्खर मियांवाली की एक तहसील थी, अब जी। डिस्ट्रिक्ट बन गया जी। पार्टीशन के बाद। तो हरनौली का वाक़या हुआ कि वहाँ काफ़ी संपन्न लोग थे, हिंदू, मोस्टली हिंदू आबादी थी। तो उनको उनसे दुखी होते थे, चिढ़ते थे, जो फनेटिक थे ना। जब ये झगड़े शुरू हुए तो उन्होंने कहा भी हरनौली को ज़रूर ख़त्म करना है, लूटना है। और हरनौली वालों को भी पता था भाई हम पे ये आएंगे, हम इनकी आंखों में चुभ रहे हैं। उन्होंने हर घर में अपना मोर्चे बना रखे थे। बहुत अच्छा कस्बा था, जी। गाँव नहीं था, कस्बा था। जी। तो चनाचौन पे सरकार से जुड़े हुए मामलन ये थी, पुलिस वुलिस सब, और उन पर हमला किया गया। उन्होंने उनको तो खदेड़ दिया, कुछ मर गए होंगे इक्के दुक्के। फिर मिलिट्री आई मामलन की, वो भी वापस चली छोटे छोटे हथियारों से, बंदूकों से। फिर ये तोपें आई, और तोपों का डर गए भाई अब तो हमारे मोर्चे टूट जाएंगे। तो उन्होंने एक फैसला किया भाई इनके हाथ नहीं लगना है। अच्छा। सारे शहर ने फैसला किया भाई इनके हाथ नहीं लगना है, अब हम हमारे हारेंगे, अब हमारे मोर्चे ख़त्म हो जाएंगे। मोर्चे टूट गए। बाप और बेटा सामने खड़े हो गए, दोनों ने बर्छे ले लिए और गिनती गिनेंगे 10 तक, और ज़रा भी कोई नहीं चूकना, तू मेरे मारेगा मैं तेरे मारूंगा। बाप ने बेटे को छुरे मारा, बेटे ने छुरे बाप को मारा, दोनों मर गए। औरतें कुएं में कूद के कुएं भर दिए जिंदा। ये असलियत है उस गांव की। तो इस तरह से कोई जलमरी, कोई कुछ। तो हरनौली का तो एक वो है, ये हरनौली गांव मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में। जी सर। तो ये बंटवारे का ही वो था सीन। और मेरे से बाद में पिताजी बता रहे थे, मेरे मामे का सबसे छोटा लड़का जो मेरे साथ उम्र का था, मेरे साथ खेलता भी था, मेरे को एक छत से उसने धक्का दिया था, तो सीढ़ी से मैं फिसलता हुआ, तो ये चोट, ये निशान ये उसी वक्त ही है, आज तक मुझे याद है। उसको छुरों से मार के कत्ल कर दिया था। मेरे पिताजी कहते हम लोग कैंप में थे, भागे, क्योंकि हमें भी मारते थे। वो भी ब्लीड कर रहा था, जिंदा था, पता नहीं कुत्तों ने खाया होगा, चीलों ने खाया होगा, क्या हुआ होगा, उसको छोड़ सकता। मतलब बहुत भारी, वो कसर नहीं छोटी। ट्रेन चलती थी, रास्ते में अगर ड्राइवर मुसलमान है, सेटिंग हो जाती थी, तो फलानी जगह पे हम इकट्ठे होंगे, धाड़ की धाड़, और हम ब्रेक लगाएंगे, तुम कर लेना अपना काम, जिसको मारना मार। आधी ट्रेन कट जाती थी, जो बाद में आई नहीं। तो जहाँ तक भी हुआ, वो बंटवारा तो कमाल का था, 10-12 लाख आदमी मारे गए, तो छोटी सी बात नहीं। आज तक पब्लिक बदली है। मोहम्मद तुगलक ने भी बदली थी, दिल्ली की, लेकिन बड़े बड़े फ्रेंडली माहौल में। रास्ते में प्याऊ लगाए गए थे, रास्ते में उनके शेल्टर बनाए गए थे, भाई तुम जाओ, बड़े
कोई परेशानी तो नहीं हुई थी, ठीक है, उसको बेवकूफ़ी का कदम था, वापस आए। ये तो एनिमिकल वो था बंटवारा, एनिमिकल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन था कि दुश्मन थे, तो शायद रोका जा सकता, जान के दुश्मन थे रास्ते में अब जैसे मेरे पिताजी को जहरीला पानी पिया और खून के रस लगे हुए थे, तो उनको खून के रस, उनको तो मीठे पानी पिलाए गए थे। हिस्ट्री नहीं होगी, सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये नहीं होगा कहीं कि ऐसा ऐसा हुआ है और इतने आदमी मारे गए हैं। अभी पंचनाथ संस्था बनी है, मैं भी उसका ट्रस्टी हूँ। वो कुरुक्षेत्र में उनकी यादगार के लिए बनाया जा रहा है। 25 एकड़ के सौदे के 5 की ट्रस्टी हो गई, बीच में कुछ झगड़ा पड़ गया, जो बेसिकल थे ना वो मर गए हैं लड़के, बेईमान से कुछ हो रहा है, खैर शायद हो जाएगा। तो उसमें एक अर्चना मेघवाला ने जी जी 1.5 साल पहले यहाँ परिवार के घर में आए थे। अच्छा, वो पॉलिटिकल वो है, ढींगड़ा हैं, नू के ही हैं वो बेसिकली। अब तो उनके पास 2-3 हज़ार ट्रक हैं और बड़ी फैक्ट्री, बड़े डीलरशिप बहुत हैं। मेरे बहुत कह रहे मिलने वाले हैं, मैं भी था, 200-300 आदमी थे। तो वो आए थे, उन्होंने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर स्पेशली बुला कहा है भाई, उन्होंने ये शायद आपके भी ये डिपार्टमेंट उसी के तहत खुला है। प्राइम मिनिस्टर ने भाई हम इनको ऑनर करेंगे, इनके पार्टी से जो दुख झेले हैं उसके कमेमोरेट करेंगे। जी सर, वो प्राइम मिनिस्टर सर ने 2021 में ऐलान किया था कि हम 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। उसी से शायद आपका डिपार्टमेंट, हाँ जी सर, उसके बाद उसी की पैदावार है, उसी से तो हमारा इनिशिएटिव मुझे मिला। कहा, मुझे क्या कहा, सबको कहा कोई तुम मैं बड़े बड़े मेरे सारे माहौल में बैठे थे, खाना अभी नहीं खाया था भाई, मुझे मोदी जी ने बुला के कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम ये इनको 14 अगस्त को भाई यादगारें बनाएंगे, इनके जो इन्होंने दुख भोगे हैं। तो तुम्हारा को पाकिस्तान से आया वो भी है, अब उनमें कुदरती मैं ही था। अच्छा, आया तो बच्चा था, मैं हूँ। फिर मेरा उन्होंने बातें करी, क्या कुछ बातें मैंने उनको बताई, तो उन्होंने मेरा नाम नोट किया। फिर PM काबिल का फ़ोटो भी ले लो, उनका नंबर से ले लो। उन्होंने कहा जी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि शायद ये मैं इस साल का जो 14 अगस्त है वो कुरुक्षेत्र मनाऊँगा। था भी सही प्रोग्राम, लेकिन नहीं आए। तो मुझे कहने लगा अगर ये हुआ तो मैं आपको, मेरा PA आएंगे, पूरी टीम आएगी आपके पास और वो आपसे सारी इंटरव्यू ले जाएंगे, फिर हम आपको डैश पे बुलवाएंगे वहाँ भी। वो फिर प्रोग्राम नहीं हुआ। तो ऐसे अच्छी बात है, ज़रूरी बात है। अब नहीं सर, हमारे वाइस चांसलर सर ने वहीं से ही इनिशिएटिव लिया है। अब हम इसलिए ये जिम्मेदारी 14 अगस्त मनाने की भी सेंटर पे ही है, विभाजन विभीषिका दिवस मुझे मनाने। उससे याद आ रहा है कि वो भी आपसे ही कुछ नाता जुड़ा, तो वो शायद इससे मंत्री, उनकी जो मंत्रालय है वो भी कुछ ऐसी से जुड़ा हुआ है, उनके बाहर जुड़ा हुआ है। वो लॉ के मिनिस्टर हैं, लेकिन ये भी है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। तो इस साल वो ही हमारे चीफ गेस्ट थे इस साल के प्रोग्राम में भी। कुछ भी हैं जी जी। तो वो अब हमने एक बार हमने पूना वहाँ मनाया जहाँ पर वो निर्माण होता है। मैं एक बार जाओ तो सारे जो बुजुर्ग हैं उनकी, कौन सी जगह है वो, बिहार में है, बोध गया। हाँ गया में हम पूरी ट्रेन लेकर गए थे। और उन्हीं की याद में हमने वहाँ उनके उसके लिए किया था। वो 1500-1600 आदमी गए, पूरी ट्रेन गई थी, 28 घंटे जाने में लगे थे, 28 जाने में लगे थे। एक बार हमने हरिद्वार में मनाया, बल्कि मैंने वहाँ ये कहा था भाई इस गंगा जी में बीच में एक कोई यादगार बनाओ, लोग पूछेंगे भाई ये क्या है, ये उन 12 लाख आदमी मरने वालों की यादगार है। खैर वो अच्छी लगी, लेकिन वो पार नहीं चढ़ी। एक बार हमने ऋषिकेश में मनाया, 3-4 बार हम यहाँ मना चुके हैं कुरुक्षेत्र में। अच्छा। तो अब कभी मनाया तो अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट का अगर हाथ जुड़ जाए तो इसमें गवर्नमेंट की जुड़ जाए तो बहुत, और जुड़ना भी चाहिए। 10-12 लाख का ऐसे इसलिए मत जाना कि उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। हम तो सर, विभाजन और आज़ादी के इतने सच हैं जो कहीं ना कहीं दब गए हैं। हाँ, काफ़ी दबे पड़े। हाँ, जो शायद अब आएंगे मिलेंगे हमारी लुप्त हो चुके हैं। मेहनत ने और हमारी पढ़ाई ने हमें बचा लिया है, नहीं तो ये इतनी बड़ी त्रासदी थी कि ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे इतनी बड़ी त्रासदी में कौमें लोग ख़त्म हो जाती है, फना हो जाती है, जो हमें झेलनी पड़ी। लेकिन हमारी पढ़ाई ने
जो हमारी एजुकेशन थी और हमारी मेहनत के जज्बे ने शायद हमें बिल्कुल बिल्कुल। उभार दिया और हम इनसे आगे निकल गए, यहाँ के लोग उनसे आगे निकल गए। हम मोस्टली हमारा को बेकारी नहीं मिलेगा, ये पाकिस्तान तो जाने वाला बेकारी नहीं मिलेगा। ये बात तो है सर, ये तो हमारा सौभाग्य है जी। कि शायद इस सेंटर से जुड़कर जी ये हमारी आपसे मुलाकात हो पाई, ये इनिशिएटिव लिया गया। जी हमारा सौभाग्य है सर कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इतना जान पाए हैं। वो कहते हैं ना कि दर्द के दिन और रात, दर्द के कुछ और बात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेराज। जी लेकिन ये भी सच है कि वहाँ से जो लोग टूट कर दर्द के साथ इधर बिखर कर आए, उन्होंने अपने इस जीवन को बहुत खूबसूरती से समेटा, संघर्ष में तरीके सहेजा। से मैं आपको बताऊं, हम अभी खाने पे बात हो रही थी आपके दूसरे हमारे डायरेक्टर सर के डायरेक्टर साथ सर, जी। तो वो पूछ रहे थे भाई कुछ ज़िंदगी के कुछ अपने बेसिक असूल बताओ। तो मैंने कि मेरे पिताजी ने तो मुझे 2-3 बातें दी थी। एक तो मेहनत ज़रूर करो बिल्कुल और ईमानदारी से रहो, और जो किसी से अगर वायदा करो तो उसको निभाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम पहले पट्टियाँ लिखते थे ना, तख्तियाँ हाँ कहते थे बिल्कुल हम। बिल्कुल। तो मुझे आज तक याद है जो हम वहाँ लिखते थे, पिताजी मुझे लिखवाते थे, मेहनत करो अजीजो मेहनत से काम होगा, है बख्त नाम जिसका आकर गुलाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हरी खेतियाँ जो नज़र आ रही हैं ये सब शान मेहनत की दिखला रही हैं। तो अगर इनको हम लोगों ने इसको बुनियादी असूल मान लिया। मुझे याद है रेवाड़ी में पढ़ता था, एक बहुत संपन्न आदमी था, बाज़ार में उसकी दुकान थी बड़ी खुली, लेकिन कारोबार कम था, पैसा नहीं था लागत के लिए। वो घर से निकला और रास्ते में किसी गाय ने गोबर कर रखा था, सफ़ेद कपड़े फर्स्ट क्लास पहने हुए, गोबर उठाया, घर छोड़ के आया, फिर अब हाथ धो के फिर दुकान पर फिर चला। तो गोबर उठाना कोई बहुत हद तक की बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हार नहीं की, हाँ। हाथ नहीं फैलाया, हाँ। भीख नहीं मांगी, मजदूरी करनी जैसी भी मिली, जैसी भी मिली। आजकल तो लोग अपने घर की सफाई करने में शर्म कर हम जाते हैं। पाकिस्तान से है जी, ऊना में मैं जामुन तोड़ के लाता था, अच्छा बड़े भाई के साथ जाता था बागों में, आम का मौसम था, आम लाते थे, सबसे बड़े भाई को अड्डे पे रख के देते थे, वो बेचते थे, उससे एक टाइम की रोटी मिलती थी जी। फिर स्कूल चले जाना, स्कूल नहीं मिस किया, स्कूल दोनों भाई स्कूल चले गए, तीसरे भाई को हमने वो जामुन मुफ्त सड़कों पे बाम बहुत है। सर, मेहनत और ईमानदारी तो आपके जीवन का सार नहीं है, वो तो आपके खून में बहती है। खून में हाँ, उसके बिना तो शायद अस्तित्व ही नहीं है आपकी उसका जनरेशन का। मुझे बहुत फायदा हुआ है जी। मैंने ज़मीनें जो खरीदी नहीं, मेरा बेचती भी नहीं शुरू कर रखी, क्योंकि वहाँ इलाके में गड़बड़। अभी 31 जुलाई को बहुत कुछ हुआ, आपने तो BBC तक भी आया। तो उस बेचने में अगर मैंने किसी से सौदा कर लिया नहीं, तो उसको पार नहीं पाया। मेरी मिसल मशहूर है कि मदन लाल से सौदा कर लो, राह चलते हुए अगर हाँ भर दी ना, निभाएगा। आज भी कुछ ज़मीन ऐसी है जो मैंने 1600 रुपये एकड़ बेची हुई हैं, और वहाँ 50 लाख रुपए एकड़ का और रजिस्ट्री नहीं हुई। तो मैं उनसे कहता हूँ रजिस्ट्री करो। कल परसों एक आदमी आया था, मैंने भाई 1 कनाल 16 मरले तो रजिस्ट्री करा दें, तो नंबर नहीं अभी अब हम पहले खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, तुझे तो दे दिए थोड़े से पैसे। मतलब इस बात ने ये मुझे फ़ायदा किया। मैं अंधेरी रात में भी अगर करूँगा, मेरे नाम की कस्में लौट देते हैं। ईमानदारी को ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं, अगर कोई प्रोफेस कर सके तो। सर, ये तो कुछ आशीर्वाद ही होगा हमारे ऊपर कि आज आपसे मुलाकात हुई। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, वो तो कुछ इनग्रेडिएंट बातें होती हैं। हम आभारी हैं मदन लाल जी मलिक जी का, जो वीट किंग के नाम से भी जाने गए, और इनके जीवन के 2 अध्याय, ईमानदारी और सच्चाई और मेहनत, इससे चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के सौजन्य से हम इन तक पहुँचे। I take this opportunity to thank Malik sir. He has been so gracious enough to join us and share his experience of not just partition and independence, but so much related to agriculture, which he is willing to do now. I thank from the bottom of my heart to our respected Vice Chancellor Sir, Professor Yogesh Singh, who took this initiative to establish the Center for Independence and Partition Studies in 2023.
I also convey my thanks to Director South Campus, Professor Shri Prakash Singh, who is a pioneering force for us to move forward. आज मेरे साथ यहाँ गुरुग्राम में पहुँचे हैं मेरे साथ हमारे डायरेक्टर सर प्रोफेसर रविंदर कुमार, जिनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और साथ में हैं हमारे कैमरामैन गुरजीत सिंह जी, जिनके मदद और सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मैं प्रोफेसर ज्योति त्रिहन शर्मा, सेंटर की जॉइंट डायरेक्टर हूँ। आभार आप सबका। नमस्कार।